उनमें से पहला वो सर्कुलर मोशन था, पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, ये आपको मालूम था। बाकी आपको मालूम था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद दिला देता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, अगर कोई पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंच रहा तो जो भी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर होगा, लेट इट बी थीटा, तो ये आपके क्या कहलाएगा, ये आपके कहलाने लगेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो जो ऑनलाइन है उन्हें आवाज़ आ रही, मेरी नहीं आ रही, ऐसा चेक कर दें एक बार। मोहित यस सर, आ रही है। बढ़िया, ठीक, ओके। तो मैं जो बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो आपका ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरी बात आती है कितनी तेज़ी से आप एंगल कवर कर रहे हैं, वही पुरानी चीज़, तो वो आपको आएगी एंगुलर वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मालूम ही है। अब की बार आप जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो कौन सा आएगा, वो आपका आएगा रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी आप एंगल्स का डिस्प्लेसमेंट वो एंगल्स के टर्म्स में देखते हुए जाएंगे। तीसरा फिर आपसे कहा था वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है, इट में भी आपकी स्पीड चेंज ना हो, इट में भी क्या आपका एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन होगा तो फिर क्या आएगा, पहले आप पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अभी आप पढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है, मेरी बात क्लियर हो जाती है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब एक लास्ट चीज, क्यों इसकी मीटिंग और खोल के एक बार देख लेना, इसी की ये जियो मीट वाली। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाती नहीं, इनमें कोई समस्या। और साथ में मेरा ख्याल है आपने वो ली होंगी, कौन सी, एक आपने लिया होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपका क्या था? अरे किसी को नहीं, टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये हुआ करता था टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। और इसी के जस्ट अपोजिट एक आपने ली थी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी थी आपकी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। बढ़िया, फ्रीक्वेंसी भी आपकी हर्ट्ज में मेजर करेंगे, सेकंड इनवर्स यूनिट आप कह सकते हैं, या कभी कभार आप कह सकते हैं रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं। ब्लर आ रहा है यार, चेक कर लेंगे। ठीक, अब एक दूसरी चीज़ पे जाते हैं। यहाँ से हम एक और ख़ास बात पे पढ़ेंगे, और ये जो बात पढ़ेंगे ये आपकी होगी नहीं, ब्लर नहीं आ रहा, ये आपका आएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब आता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या चीज़ होती है, हम इस पर बात करते हैं। मेरा अंदाज़ है पिछली क्लासेस में या एक आध जगह और भी आपने सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये नाम सुने हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की बात करते हो तो मैं पहले एक चीज़ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। सर्कुलर मोशन का कोई लास्ट टर्न में एग्जांपल दे रहा था कि एक पत्थर को डोरी में बांध के अपन घुमाएं, और घुमाएंगे तो ये जो मोशन ऑफ द स्टोन है दैट विल बी द सर्कुलर मोशन। अब मुझे एक बहुत छोटी चीज़ बताएं, अगर आपका ये पत्थर आप घुमा रहे हैं और बाय द वे आपकी डोरी टूट जाए या छूट जाए तो पत्थर कहाँ जाता है? सिंपल साधारण दैनिक जीवन का क्वेश्चन है, कोई फिजिक्स खोजने मत चले जाना, स्ट्रेट लाइन में आता है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं क्या ये? सर 90 डिग्री पे टेंजेंट जाता है। 90 डिग्री पर टेंजेंट जाता है, टेंजेंट। हाँ, टेंजेंशियल जाता है। आपने बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल फिजिक्स में आ गए आप बिल्कुल सही हैं। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए हम कहें सीधा निकल जाता है, इसमें आपको कोई शक नहीं है। और याद दिला देता हूँ, कभी दिवाली पे चक्री चलाई है और ध्यान दिया है उसके जो चिंगारियाँ निकलती हैं, स्पार्क्स, वो कैसे जाते हैं? सीधे जाते होंगे। और अगर इसी को हम फिगरेटिव देखें तो मैं मान चल रहा था कि अगर आप कोई पत्थर घुमा रहे हैं किसी डोरी से बांधकर, और जो भी आप घुमा रहे हैं अगर मान चलें यहाँ डोरी छूट गई तो आपका ध्यान जाएगा ये पत्थर जाता है, बाय द वे डोरी यहाँ टूटे तो आप देखना अब ये पत्थर जाएगा। अगर यहाँ टूट गई, और जो मैं बना रहा हूँ इससे तो मैं अपनी चक्री का फॉर्म याद आ गया होगा, सही कह रहा हूँ, ऐसे ही जाते हैं आपके। दोनों प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने लिए। अब यहाँ पर बस एक छोटी सी बात करते हैं। पिछले हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अभी ओरिएंटल प्रोजेक्टाइल में आप पढ़ रहे थे किसी एरोप्लेन से अगर बॉम्ब गिराया जाए तो आपसे कहते थे जो एरोप्लेन का बॉम्ब गिरता है वो सीधा नहीं जाता, एक आता है टर्म इनर्शिया, द बॉडी मूविंग विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन। इसलिए प्लेन से गिरने वाला बम एक्चुअली में
हॉरिजेंटल जाने की कोशिश करता है। ये बात अलग है कि अंडर द ग्रेविटी इट टर्न्स ऑन अ पैराबोलिक पाथ टू डायमेंशनल मोशन। तो अब अगर अपन न्यूटन्स लॉ को उसको याद करें जो आपसे कहता है कि द बॉडी मूविंग विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, तो हमें घपला नज़र आता है। ये स्टोन रिवॉल्व कर रहा था सर्कुलर पाथ पे और बेचारा छूट गया, तो सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता रहता है, ये सीधा चला जाता है। तो न्यूटन गड़बड़ है या अपन कुछ देखने में गड़बड़ कर रहे हैं। न्यूटन का लॉ मैंने कहा फेल है कि द पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, और न्यूटन लॉ तो कहता है उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए। या तो ये गड़बड़ है और यहाँ पर हम समझने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या ख्याल है? हाँ, शराफत यही है, तुम न्यूटन को गलत मत ठहराना, सब सही कह रहे हो, है ना। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ बताई जाती है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। ये कहता है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो जिसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है, ये इन्होंने बिल्कुल सही टर्म लिया था। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन कैसा होता है, टेंजेंशियल टू सर्कुलर पाथ। अब फिर आप पूछेंगे फिर भाग क्यों नहीं जाता, घूमता क्यों रहता है? उसका कारण ये, तुम उसके गले में रस्सी बांधे होते हो। रस्सी क्या काम करती है, थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव दिखाता हूँ। होता है ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब होता है बहुत माइक्रोमीटर्स में, वो अपने को दिखता भी नहीं है। एक्चुअल होगा क्या, ये पत्थर इधर भागेगा, मैं यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको दिख जाए, इतना नहीं भागता, बहुत मामूली सा, मैंने कहा माइक्रोमीटर में भागता है। जैसे ही बाहर जाएगा, मैंने कहा ये तो रस्सी बंधी है ना, रस्सी इसको बाहर जाने थोड़ी देगी, रस्सी क्या करेगी, अंदर खींच लेगी, और अगर अंदर खींच लेगी तो स्टोन ध्यान जा रहा है कहाँ जाएगा। अब ये स्टोन आप देखना, ये जाएगा, फिर आप देखना रस्सी अंदर खींच लेगी, ये स्टोन जाएगा, फिर रस्सी अंदर खींच लेगी, अब स्टोन जाएगा, फिर खींच लेगी। नहीं आया समझ में? इतने से आ गया होगा यार। एक्चुअली में इतने दूर दूर नहीं खींचती रस्सी, रस्सी तो हर पॉइंट पर, जैसे पॉइंट से पत्थर बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसको अंदर खींच लेगी, पत्थर अंदर साइड टर्न हो जाएगा। क्या आपको ये नज़र आता है? अब मैं अपना सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ। मैंने आपसे कहा था द वेलोसिटी वेक्टर फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ रिमेन्स टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, that's why at each and every point of the circle the direction of velocity vector changes towards the center। और towards the center तो नजर आ रहा है, हल्का सा सेंटर की साइड टर्न होता है। क्या है, मेरी बात समझ में आई? ठीक है। क्या आपको ये ध्यान है, यहाँ पर आपका वेलोसिटी वेक्टर बराबर चेंज हो रहा है, और जब आप चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी आपको मालूम है ये कहलाती थी एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? अब इसका पूरा नाम सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब ही होता है टुवार्ड्स द सेंटर। इसको सेंट्रीपिटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर बार ये चेंज इन वेलोसिटी कहाँ आ रहा है, टुवार्ड्स द सेंटर। ये दूसरी बात क्लियर हो जाती है, नाम समझ में आ गया। अब एक महान बात बताते हैं, क्या आपने वेक्टर अलजेब्रा सीख लिया है? अब सब शांत है। भाई पूछता हूँ, लिख लिया है? हाँ सर एकदम, कहो तो कल चेक करा दे पूरी कॉपी। वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है? पढ़ लिया सर। ठीक है। वेक्टर किन्हें कहते हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सही कह रहे हैं, वेलोसिटी या ये वेक्टर है तो इनमें होते हैं मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों। और जब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में चेंज कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में चेंज कहीं भी हो सकता है। द चेंज मे बी इन द मैग्नीट्यूड, द चेंज मे बी इन द डायरेक्शन, और चेंज मे बी इन बोथ। हो सकता है दोनों बदल रहे हो। और इसीलिए यहाँ पर जो एक महान बात समझ में आएगी, इस चैप्टर से एक नई बात स्टार्ट होती है। अब तक तुम जो एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, तुम्हारा ध्यान गया होगा, उसमें बदलता था मैग्नीट्यूड। उसमें आपसे कहा जाता था कोई कार रन कर रही है 60 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाती है 70 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाती है
80 मीटर पर सेकंड, यानी अब तक के जो चेंज थे वो कैसे थे, वो थे मैग्नीट्यूड वाइज। अब बहुत दिनों के बाद हमें एक ऐसा भी चेंज एक्सेलरेशन मिला है जिसमें आप ध्यान से देखेंगे स्पीड नहीं बदलती। स्पीड मतलब समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, लेट इट 10 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ना इलेक्ट्रॉन को ब्रेक लगाने हैं कि बीच में सोचे बहुत देर से चल रहे हैं, थोड़ा थक गए, रुक के जरा ढाबे पे चाय वाय पी लें, फिर बाकी आगे फिर जाएंगे, ना बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं। सही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो कांस्टेंट होगी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन और इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन नहीं होता, ये डायरेक्शनल एक्सेलरेशन होता है। तो कितनों को ये बात समझ में आ जाती है, हाँ या ना? कोई समस्या कहीं से कहते हैं? बोले भविष्य तिवारी नहीं दिक्कत तो हाँ बोले। जैसे आपने बताया था ये जो पत्थर है वो बाहर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो बाहर की साइड जा रहा है ये मेनली किस वजह से जा रहा है? क्योंकि भैया उसका डायरेक्शन ही जाने का ही है। आप किसी भी पत्थर को फेंकें कहाँ जाएगा? तो ये सेम फेनोमेनन इलेक्ट्रॉन और अर्थ के साथ भी है? बिल्कुल है। तो इन जो वो पॉइंट है वहाँ इसके जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम हो जाते होंगे जिससे स्टेबल हो जाए? नहीं, इक्विलिब्रियम में कहाँ है? फोर्स बराबर है, अप्लाइड है, फोर्स है इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर फोर्स बराबर हो जाते, मैं एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। जो आप इलेक्ट्रॉन को लिए, मैं अर्थ के लिए चला जाता हूँ, आओ देखो ध्यान से, बहुत ध्यान देखना मेरी बात, आपको एकदम समझ में आ जाएगी। ये अर्थ, क्या आपको ऐसा ध्यान है? अर्थ बराबर हम कहते हैं ढंग से रोटेट कर रही है, और अगर आप यहाँ कहीं खड़े हुए हैं, तो ये खड़े नहीं हुए, आप यहाँ पड़े हुए हैं एक्चुअली। तो जब आप यहाँ पड़े हुए हैं, क्या आपने ध्यान दिया है? आप इस सर्कल पर अपने आप घूम रहे होते हैं 24 घंटे, पैदा होने के क्षण से लेकर मृत्यु पर्यंत आप बराबर एक्सिस ऑफ द अर्थ या सेंटर ऑफ अर्थ के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। और आपके सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस होती है तकरीबन 6400 किलोमीटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे इस पंखे पे मैं कह दूँ एक छोटी सी बॉल लटका दूँ ब्लेड से बांध के, जब पंखा रोटेट करेगा तो बॉल अपने आप सर्कल में मोशन, तो मैंने कहा आप मजबूर हैं। अब ध्यान देखना, आप यहाँ पर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपको गोंद से चिपकाया गया है, इसलिए आप मजे से पड़े हुए हैं। इस गोंद का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा सोचो किसी दिन अर्थ थोड़ा थक जाए, बोले आज थोड़ा ग्रेविटेशन, तो तुम मालूम है तुम कहाँ जाओगे? तुम अनंत ब्रह्मांड की सैर पर चले जाओगे। और सर शायद स्पेस में तो कोई वो ही नहीं है अपोजिंग फोर्स, तो कंटिन्यूसली चले जाएंगे। बिल्कुल चलते जाओगे, यहाँ तो रेजिस्टेंस है एयर का और वाटर, बिल्कुल चले जाओगे, मैंने कहा ना। तो कहीं रुकेंगे नहीं? कहीं नहीं रुकोगे, एक जगह आएगी जहाँ रुकोगे, जब तुम किसी जलते हुए कॉमेट की पूंछ में जाके घुस जाओगे। बिल्कुल रुकोगे क्यों नहीं? आसमान खाली थोड़ा ना है, जीव जंतुओं से भरा हुआ है। और कौन कौन से जीव जंतु? जिन्हें मैंने एस्टेरॉयड, मेट्योरॉयड, है ना, प्लेनेट्स, स्टार्स। और सोचो गलती से तुम्हारा डायरेक्शन गलत हो गया तो तुम हनुमान जी हो जाओगे। सर जो ये पिछला एग्जांपल था इसमें अपन बैलेंस फोर्स कह सकते हैं क्या? नहीं भैया, बैलेंस का है, फोर्स है, एक्सेलरेशन होना बताता ही है कि फोर्स है। अगर ये जो बाहर जाने का फोर्स है अगर वो थोड़ा कम हो जाए तो फिर तो बाहर जाने का फोर्स ही नहीं है, बाहर तो आप अपने आप जा रहे हैं, बाहर आप अपने आप जा रहे हैं, मुझे आपको रोकना है। मैं भी याद दिला देता हूँ, या आप पत्थर घुमा रहे हैं, छोड़ दें, वो एक काम कीजिएगा, पत्थर घुमा, थोड़ा भारी पत्थर लेना जैसे मजा भी आए, भारी और मजबूत रस्सी लेना है कि खोपड़ी फोड़ दोगे। हाँ, ये भी जस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रिकॉशंस आर टू मस्ट बिफोर द एक्सपेरिमेंट। रस्सी मोटी लीजिएगा, घुमाइएगा, जब आप घुमाएंगे आपको फिंगर पे ताकत लगेगी, वो ताकत आपको लगेगा मैं पत्थर को रोक रहा हूँ, और छोड़ देना, उसे जहाँ जाना है वो चला जाएगा। आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसे रोकने के लिए, वो बाहर जाने के लिए फोर्स अप्लाई नहीं करता, वो तो जा ही रहा है, वो तो शराफत से सीधा जा रहा है भैया,
सीधा जा रहा है, सीधा साधा। आपकी गड़बड़ है, आप उसे जबरदस्ती रोक रोक के हर बार मुंडी पकड़ गए इधर। अब बेचारा इधर चलना शुरू हुआ, देखो ध्यान से, वो इधर चलना शुरू हुआ तो फिर उसकी खोपड़ी पकड़ ले, उधर कहाँ है इधर, वो कह ठीक है मैं इधर चला है। ये और इसी बारे में बात करेंगे। ये जो फोर्स अप्लाई करते हो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि जब भी आप एक्सेलरेशन करेंगे, वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो फोर्स चाहिए पड़ेगा। बिना फोर्स के वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। जैसे मैं एक सिंपल बताता हूँ, कोई भी चीज़ है, बैग, बुक, बेंच, जग, टेक एनीथिंग, रेस्ट में वेलोसिटी 0, इनकी वेलोसिटी चेंज कर दो, बिना फोर्स लगाए करना हो जाएगी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। ये भी हम आगे जाके न्यूटन्स लॉ और डिटेल में पढ़ेंगे तो और आप क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा पहली चीज़ तो ये बताएं, क्या ये समझ में आता है, आप जब घूम रहे हैं तो आपको एक ग्रेविटेशन ही चिपकाए हुए, जब तक ये लग रहा है, जब तक फोर्स अप्लाइड है, जब तक आपकी उंगली उस फोर्स को झेल जाएगी तब तक पार्टिकल घूमता रहेगा। और तुमने तेज तेज और तेज किया तो एक लिमिट ऐसी आएगी तो संभाल नहीं पाओगे, छूट जाएगा। क्यों छूट गया? बिकॉज यू आर अनेबल टू अप्लाई द फोर्स टू होल्ड द पार्टिकल टू टर्न इट। आप उसको मोड़ने में फोर्स अप्लाई कर ही नहीं पा रहे, तो सीधा भाग जाएगा उसे जहाँ जाना है। तो अब पहली बात समझ में आती है ना, यही जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है। और ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी नॉट द मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन वाइज, ये कहलाता है आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक छोटा काम कर दो, एक छोटी हेडिंग डाल दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बाकी आपको इसके नोट्स दे देंगे तो मजे से फेयर कॉपी बनाइएगा इसके बाद, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में आप लिख दीजिएगा द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, लिख दें 2 लाइनें, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, direction of velocity vector of a particle moving on circular path, velocity vector moving on circular path remains tangential to the path. Direction of velocity vector of a particle moving on circular path remains tangential to circular path. लेकिन अगर हमेशा टेंजेंशियल रहेगा फिर तो बाहर भाग जाएगा, फिर सर्कल कहाँ से बनेगा। तो क्या करना है, जो पीली लाइन से दिखा रहे थे, हर पॉइंट पे से चेंज करना है, अंदर लाना है। इसलिए लिख दीजिएगा दस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, thus the direction of velocity changes at each and every point. Thus the direction of velocity changes at each and every point towards the center, at each and every point towards the center of path, towards the center of path. मिल गया इतना? हाँ ना, ठीक। अब इसमें आप बता दीजिएगा दिस डायरेक्शनल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, दिस डायरेक्शनल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस डायरेक्शनल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप किसी को कोई समस्या, डायरेक्शनल चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक खास बात बताते हैं, बहुत ध्यान से देखो। चलो एक फिगर और बना देते हैं, कोई समस्या नहीं, अपने पास तो बड़ा बोर्ड है और इसलिए हम माने चलते हैं ये आपका एक सर्कल और यहाँ कहीं आपका चल रहा हो ये पार्टिकल। जो भी पार्टिकल चल रहा है, मैंने कहा वेलोसिटी वेक्टर कहाँ होगा, ये होगा आपका वेलोसिटी वेक्टर। जबकि आपका एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा इसको अंदर की तरफ, यानी कि कहा जाए एक्सेलरेशन लगेगा
आप किसी और पॉइंट पर पहुंच जाए, किसी भी और पॉइंट पर पहुंचे, मान के चले यहाँ, ये क्या हो गया बेचारे, ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये वापस नहीं आएगा हमसे, ठीक है। हाँ यार कई बार महान टाइप गड़बड़ियाँ होती हैं। ये देखो अपने पास इसका दूसरा तरीका है। अब हम पीले की है वाइट वाला सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना। और इन दो जगह अपन बनाएंगे वेलोसिटी वेक्टर्स, एक ये बना दिया और एक मैंने कहा कहीं भी आप ये बना लें, दो वेलोसिटी वेक्टर, या चलो एक और बना देते हैं तीनों तरफ। और जो आपने तीन वेलोसिटी वेक्टर बना रखे हैं, इनमें जो बात कर रहा था इनका डायरेक्शन चेंज किधर होगा, तो इनका डायरेक्शन चेंज होगा हर स्पॉट में, तो मालूम है इन पे जो लगने वाला एक्सेलरेशन है वो लगेगा। इसका मतलब ध्यान से देखें, जो आपकी वेलोसिटी होती है इसका डायरेक्शन तो आप लिख ही चुके हैं, वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, कोई दिक्कत तो नहीं। और बहुत ध्यान से देखना, जो आपका एक्सेलरेशन होता है ये होता है, नहीं आया समझ में, रेडियल, किसको समझ में आया, नहीं आया, अरे रेडियल अलोंग द रेडियस, ये लाइन रेडियस कहलाती है भाई, नहीं कहलाती। और एक बात समझ में आएगी, तो ये भी देखेगा, वो बचपन में पढ़ी बात याद है, टेंजेंट और रेडियस। तो परपेंडिकुलर बजाय अपन ज्यादा अच्छा शब्द देंगे और ये शब्द होगा नॉर्मल। समझ में आ गई मेरी बात। अगली एक चीज लिख दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स, लिख दे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स, और एक्टस काम करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स अलोंग द रेडियस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स अलोंग द रेडियस। नहीं दिक्कत ही हो जाती है, मैं बोलता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स अलोंग द रेडियस, वहाँ लिखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स अलोंग द, तो मुझे पढ़ना पड़ता है एक्स नहीं, एक्ट्स, एक्ट्स अलोंग द radius, so it is called radial acceleration, so it is called radial acceleration। और बताएं, another name is normal acceleration, another name is normal acceleration। समझ में आया क्यों नॉर्मल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं, उसके लिए ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ए सी परपेंडिकुलर टू वी। कितनों को समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर या नॉर्मल होता है वेलोसिटी के, इसलिए इसको कई बार अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नाम आएंगे, उससे तुम कहोगे ये कौन सा है। ये क्लियर हो गया। अब अगली एक बात बताते हैं, महान बात। अभी मैंने आपसे कहा था जब आप वेलोसिटी वेक्टर में चेंज कर रहे हैं तो ये तीन तरह से हो सकते हैं। पहला चेंज हो सकता है चेंज इन मैग्नीट्यूड। जब आप चेंज इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो ये कौन सा होता था, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, या हो सकता है डायरेक्शन वाइज वो यहाँ दिखता है अपने को, या फिर दोनों में हो सकता है। चलो इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो नहीं बदलती, लेकिन अगर कोई साइकिल वाला मैदान के चक्कर लगा रहा है क्या बेचारा ब्रेक ही नहीं लगाएगा। तो मतलब वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, वो स्पीड अप भी हो सकता है और स्लो डाउन भी हो सकता है, उसके साथ तो दोनों होंगे। वो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज कर सकता है। यानी उस पर ध्यान देखना, एक साइकिल वाले पे दो एक्सेलरेशन लगेंगे, सेंट्रीपिटल क्योंकि उसे हर जगह डायरेक्शन चेंज करनी है, और अगर वो अपनी वेलोसिटी बदल रहा है तो फिर दूसरा कौन सा लगेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, या सिंपल हम कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। क्या है समझ में आता है। इसमें आप लगा दे एक छोटा सा नोट लिख दो। और नोट की बात से याद आया, जिन जिन की फीस ड्यूज हो वो अगले हफ्ते तक अपने अपने नोट्स मतलब रिटर्न नोट्स नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के नोट्स, हाँ वो जमा करा दें, ठीक है ना। हम जो अगली बात कर रहे थे मैंने कहा था अगर जो है
बढ़िया थे, एक आध कोई और कर लिया था। और भी कोई है? स्नैपशॉट लेना सिखा देंगे। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन कल और प्रैक्टिस करेंगे मजे से। मैंने कहा अगर किसी पे आपके दोनों एक्सेलरेशन लग रहे हैं तो आपने ध्यान दिया दोनों एक्सेलरेशन के केस में जो आपका जिस वेलोसिटी पे बढ़ रहे हो, यहाँ से तुमने वेलोसिटी बढ़ाई मान के चले 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, तो जो वेलोसिटी वाइज तुम्हारा एक्सेलरेशन लगेगा ये कौन सा होगा? T फॉर टेंजेंशियल। और चूंकि तुम घूम भी रहे हो तो इसलिए तुम पे एक एक्सेलरेशन तो परमानेंट लगना है, और वो कौन सा लगना है? सेंट्रीपिटल यानी कि नॉर्मल। क्या इतनी सब कहानी समझ में आती है? हाँ ना। एक छोटू सा फिगर बना दो और इसमें तुम ऐसे ही दिखा सकते हो। ये नहीं, इसके ऊपर ये एडिट, इसमें अब ये टी का स्नैपशॉट है, इससे अपन स्नैपशॉट ले सकते हैं। जैसे अब अपन ने इतने का ले लिया, वो तो प्रैक्टिस के बाद फिगर समझ में आ जाता है। नहीं, ये अब अपने आप कॉपी रहता है। अब वर्ड में जाएंगे। अब सबसे अब नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, इसमें आप लिख दीजिएगा इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग ऑल्सो। साइड में आप बताएंगे इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग ऑल्सो, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग ऑल्सो देन, नहीं मिलेगा। इस पे एक बार स्पीड ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग ऑल्सो देन इस पे क्लिक करिए, फिर आते it will experience two accelerations. Speed of particle is changing also, then it will experience two accelerations. टेक्स्ट है, ये मतलब टेक्स्ट के पीछे और दो एक्सेलरेशन कौन से होंगे? नंबर 1 लीनियर एक्सेलरेशन। बिहाइंड टेक्स्ट किया तो ये फिगर टेक्स्ट के पीछे चला गया। दिख रहा है ये स्पीड में चेंज की वजह से वैल्यू 5, 10, 15 जो बढ़ रही है कौन सा कहलाएगा? लीनियर एक्सेलरेशन। ब्रैकेट में लिख दो टेंजेंशियल और डैश मार के लिख दो AT। तो अब ये उल्टा है। सही है। सेकंड बता दीजिएगा सेंट्रीपिटल और नॉर्मल एक्सेलरेशन। दूसरा कौन सा लगेगा? सेंट्रीपिटल और नॉर्मल एक्सेलरेशन AN। इससे क्या होगा? जब ये बस एक स्क्वायर जैसा आ जाएगा, यहाँ पर इसे अपन अब कोई मुझे बताएगा रिजल्टेंट, या मैं कह सकता हूँ नेट एक्सेलरेशन आपका कितना आएगा? जरा बताएं रिजल्टेंट या नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का कितना आएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? सेंटर और एटी को जोड़ देंगे जो वो है इन दोनों को जोड़ देंगे यानी AT प्लस AN। देखो एक दो और लेके देख लीजिए। कैसे जोड़ दोगे? वेक्टर के तरीके से निकाल लेंगे। हैं? बताओ वो वेक्टर का तरीका बताओ। ट्रायंगल लॉ लग जाएगा, देखेंगे हैं? ट्रायंगल लॉ लग जाएगा। एक बार कितना? ट्रायंगल लॉ लग जाएगा रिजल्ट। ट्रायंगल लगाओ ट्रायंगल लो, फटाक से बताओ तो आंसर चाहिए। √AN² और AT²। नहीं याद आया भैया, इसलिए कहा था वेक्टर पढ़ रखे या नहीं, अब तो हर कदम पे लगेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों लगेंगे? क्योंकि ट्रायंगल का सीधा पैरेललोग्राम लगाया करो, सबसे अच्छा पैरेललोग्राम होता है। बाकी फिगर मत बनाना है तो मैं केवल बता रहा हूँ, ऐसे ही निकालोगे ना रिजल्टेंट। पहला तरीका अगर काट दो जरा। अगर आपका जो है मैंने कहा दो परपेंडिकुलर वेक्टर काम कर रहे हैं तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट तो मालूम है √A² + B² होता है। तो ये मालूम है अगर एक RX और एक RY हो तो आपका रिजल्टेंट √RX² + RY² होता है। कहाँ से लाएंगे वो आप जाने, लेकिन मुझे बस ये चाहिए कि अगर ये दोनों हैं तो आपका रिजल्टेंट होगा। नहीं आया समझ में? इसलिए कहा भैया यहाँ आने के बाद अब ये कहा जाता है कि अब नहीं कह रहा था एक बार गारंटी पीरियड समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब तो पुरानी चीजें लगेंगी ना। अब ये कोई नहीं कहेगा तीसरी बार वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाओ। हाँ, जिसने ऐसा कहा उसे पहले तो पटक के पीटूंगा और फिर कहूँगा अगले साल की फीस जमा कर, दोबारा पढ़ाऊंगा अगले साल अप्रैल से। सही है ना? इसलिए मैंने कहा
निकाल दें रिजल्टेंट और नेट एक्सेलरेशन। अब अगले नंबर पे आते हैं, जब आप एक्सेलरेशन निकाल देते हैं क्या तो फिर अपने पास एक सवाल बना, आखिरकार ये एक्सेलरेशन होता कितना है, और होता कितना है का जवाब भी हम यहाँ देंगे। आ जाए, मैं मान चलता हूँ ये अपने पास एक सर्कल है और कोई पार्टिकल आपका 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, कोई से भी, कौन से 2 पॉइंट्स लूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। यहाँ पर आपका पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। अगर यहाँ पर पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो क्या तुम्हें ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पर इसके वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा कहीं, और यहाँ पर कहीं ये होगा। एक मज़ेदार बात है, वैल्यू दोनों सेम होंगी, बस मैंने कहा यहाँ पर डायरेक्शन होगा वेक्टर v1 का और यहाँ डायरेक्शन होगा वेक्टर v2 का। हम मान के चलते हैं कि एंगल है आपके लिए डी थीटा मान लो, छोटू सा, ये ओ मान लो, ज़्यादा है तो आर मान लो, और क्या मानोगे, इतना मानना बहुत है तुम्हारे लिए। फिगर बना दो एक 40 से। एक और आप लिख देख लो। पॉइंट्स के नाम मान लो भैया ए और बी, और क्या करोगे। टेंजेंट जरा ठीक ठीक बनाना। हाँ ये तो अपन ने इसको लिया है, अपन को इस पे क्लिक करना है। बन गया, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आपको समझ में आएगा। हाँ ना बताएं, तो अपन इसको क्रॉस करें। बना दिया। 2 पॉइंट्स हैं ये और भी। चलें एक छोटी सी लाइन लिख दें, इसमें आप लिखिएगा पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। सेव करना है अपने को, सेव करना है। लिख दो पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस आर। पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस आर नहीं ये पीपीटी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये जो नाम है इसका, पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस बस आर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देन ऐसा आ जाता है तो उसमें अपने आपको इतना तो मालूम है, ओमेगा बराबर होती है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी आप कह सकते हैं डी थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा डी टी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या मानूं, पहली है तो वही मानेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। आप कह सकते हैं डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी टी, दैट इज फर्स्ट। ठीक, अब आपको एक चीज़ मालूम थी, इस मोशन में दोनों जगह आपके वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन बदलता है। एक अगली लाइन लिख दीजिएगा, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स सेम, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स सेम। लोगों को और क्या क्या बताना है। बस कुछ नहीं, बता दो आराम से, 1-2 बार तो बैठना पड़ेगा, वो तो मैंने बता दिया इसमें। बस घंटे करने लगेंगे। लॉरी का कुछ दिख जाएगा। ये तो सारी हो गई, अब आप बताओ। कांग्रेस में देखो जिसमें इसके कब तक के पेपर है सर, पिछले एक आध दो वो कर दो डाउन नेट पे जा रहा है। मिल गया, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी v1 v2 में केवल डायरेक्शन का अंतर है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। मॉड वेक्टर v1 का मीनिंग आप समझते हैं, मैग्नीट्यूड, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि आपके ध्यान है हम लोगों ने वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। जो आप सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे तो चेंज इन वेलोसिटी वाले मैंने क्वेश्चन कराए थे, ऐसे ही ध्यान देखना यहाँ पे। वहाँ आपने क्वेश्चन किया हुआ था, मैं याद दिलाता हूँ। वो एक ऐसा था कि कोई वेक्टर है वो अपनी जगह घूम जाता है तो उसका ए डी थीटा और ऐसा करके आपने वेक्टर अलजेब्रा में क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसलिए कराया जाता है कि उसकी यहाँ पे आज की डेट में ज़रूरत पड़ती है। जरा देखें ध्यान से, जनवरी 2020 के है ये वाले। ये शायद हो गए होंगे, नहीं ये नहीं है। मेरा ख्याल हो गया बहुत सारे,
यहाँ पे मिला है। तो कानून नेट पे चले जाओ, तो टाइप कर देना जीएस पेपर 2016 क्या मैं बता रहा था एक सेकंड में। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि वेक्टर v1 और वेक्टर v2 मौजूद है। इसमें चेंज दिख रहा है वेलोसिटी में, कितना चेंज दिख रहा है हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखें, जहाँ आप जगह हो नीचे बगल में, वहाँ आप कहीं भी कर सकते हैं। क्या आपको नजर आ रहा है? आपका वेक्टर v1 ये है, देख लो चेक करके, दिख रहा है यही है। और वेक्टर v2 कहाँ है? वेक्टर v2 आपको नजर आएगा, वेक्टर v2 आपका यहाँ है। तो इसका मतलब वेक्टर v2 आपका कैसा है? वेक्टर v2 आपका ये रहा। ध्यान रखना, अपना देख के बनाना। समझ में आ रहा है मेरी बात? अपना देख के से मेरा क्या मतलब है? जैसा तुम्हारा है, देखो इधर, जैसा ही v1 हो वैसे ही v1 लाना, लगभग थोड़ा बहुत 1-8 डिग्री तो हिलेगा। और जैसा v2 था वैसे ही लाना, ऐसा नहीं तुम कुछ का कुछ और बना दो, ठीक। और अगर ऐसा करते हैं तो आपको ये भी दिख जाएगा, ये आपका चेंज यानी कि dv, और ये मालूम ही है कितने एंगल से घूम रहे थे, dθ। आराम से वेक्टर डायग्राम बना दें। एक आप दिखा दें वेक्टर dv, सॉरी v1, मिल गया? कोई समस्या? अब आप देखना है चेंज आपको दिख रहा है, कितना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है, ठीक। अब हम एक काम का डायग्राम सबको समझ में आ गया है ना? वेक्टर में कितना चेंज है आपका? dv चेंज है। और जो dv चेंज है उसके लिए मैं चलता हूँ, मैं कह देता हूँ इन वेक्टर डायग्राम। दिख रहा है वेक्टर डायग्राम? चलो मैं और थोड़ा सा डिटेल लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ एंगल इज इक्वल्स टू आपका होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये तो मालूम है। इसका मतलब एंगल आपको दिख रहा होगा d थीटा है, आर्क दिख रहा होगा आपका dv है, और अपॉन रेडियस। ध्यान देखना, वेक्टर v1 और वेक्टर v2 दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, और ऊपर ही डिक्लेयर कर चुके हो दोनों की लंबाइयाँ कितनी है? v। और एक काम करना, v से v कैंसिल मत कर देना, नहीं तो d अकेला फुदकता रहेगा। हाँ, तो d जो है ये भूल गए होगे, डिफरेंशियल का dv है, स्मॉल चेंज का एक ही होते हैं। सर d बचा है, इसका क्या करूँ? इधर से काट दे, तो फिर क्या आएगा? थीटा बराबर 1, खत्म हो गया। अरे ऐसे ही हुआ ना। चले यहाँ तक आ जाए, लगभग हम कंप्लीट कर चुके। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। मजे से आगे बढ़ जाएं। इन वेक्टर डायग्राम एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आपको d थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाता है dv अपॉन v। कोई दिक्कत? अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखो, दोनों d थीटा बता रही होंगी, बता रही हैं तो रख दो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 and 2 आपको मिलेगा dv अपॉन v बराबर कितना आएगा? ओमेगा dt। बढ़िया, एक छोटा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, कर लो। कितना मिलेगा आपको? मिलेगा dv अपॉन dt बराबर ओमेगा डॉट v। अरे कौन से कर रहे हो? वेदांत मत करो, और कोई साइड देख लो ना, उस वेदांत मत करना, मुझसे नहीं होते। dy dt आप कर दिया ओमेगा v। अब तो बताओ मैंने यही क्यों किया? कोई बताएगा? सही कह रहे हैं आस्था जी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ही कहलाता है, ये तो नहीं भूल गए। तो इसका अलावा आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, और ये कहता है a इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? ओमेगा v। ठीक है,
कोई दिक्कत? अब जिन्हें ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है उनके लिए मैं लिख देता हूँ, तुम दे दे करो ठंडे सांस को दे रहे हैं। ठीक, क्या आपको एक चीज़ याद है? कल आपने v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा प्रूव किया था, देखें किया था। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ एज v बराबर आर ओमेगा। तो इसका मतलब आपको मिलेगा a इज इक्वल्स टू v की जगह हम रखेंगे, इसलिए आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू, इनका यूज हम ज़्यादा करेंगे, ये है b, और इधर देखते रहें, और a इज इक्वल्स टू, जैसे आपने v की वैल्यू रखी है, आप चाहे तो ओमेगा की रख दें, ओमेगा की रख दोगे तो ये हो जाएगा, याद आता है लास्ट ईयर वो पावर के फॉर्मूले निकालते थे, वी आई, वी की वैल्यू रख दो तो आई स्क्वायर आर, उसकी रख दो आई की तो वी स्क्वायर बाई आर, याद आ जाता है? तो यही प्रोसेस है, कुछ नहीं, ओमेगा वी आ रहा है, इसकी रख दो या उसकी रख दो। तो अगर ऐसा रख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई, ये सबसे फेमस फॉर्म है जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों फॉर्मेट निकाल दें, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसलिए a इज इक्वल्स टू ओमेगा डॉट आर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, a बराबर v बाई आर डॉट v, यानी कि a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर। क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? ठीक है। ये आपके पेपर्स में आने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डिराइव, फाइंड, या जो भी हो, एक्सप्रेशन, डेरिवेशन, फॉर्मूला, कुल मिला के यहाँ पहुँचना है, ये सीधी बात, सही है। अब अगली चीज़ पे जाता हूँ कि आपको ध्यान है, हम शुरू में बात कर रहे थे कि आप किसी भी चीज़ की वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जो बार बार सेंटर की साइड जा रहे हो, जो चीज़ तुम्हें बाहर निकलने से रोक रही है, अगर जो मैंने कहा था अर्थ पे आप चिपके हुए हैं, अगर ये अर्थ आपको अंदर खींचना बंद कर दे तो आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो ध्यान जा रहा है, एक फोर्स चाहिए जो आपको बार बार अपने अकॉर्डिंग टर्न करता जाए, ये फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है, मेरी बात क्लियर हो जाती है? एक लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स, लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें आप लिख दिएगा द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में आप लिख दिएगा द फोर्स रिक्वायर्ड टू change the direction of velocity vector, the force required to change the direction of velocity vector of a particle moving on a circular path required to change the direction of velocity vector of a particle moving on a circular path towards the center is called centripetal force, is called centripetal force। ठीक, और लिख दें फुल स्टॉप, इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये पूरा पैराग्राफ एक ही शब्द में ख़त्म हो गया, समझ में आ रहा है? जो ऊपर आपने 2-2.5 लाइन लिखी है वो इतने में ख़त्म हो जाती हैं कि इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब वही है जो आपने एक्सपेंड करके लिखा है। क्लियर हो गया? अब नीचे बताएं, क्या आपको ये मालूम है F बराबर होता है ma, मालूम है कि नहीं मालूम? अगर मालूम है तो इसलिए आप कह सकते हैं हेंस F इज इक्वल्स हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। अभी मत पूछना कैसे, अभी यही प्रूव कर रहे थे।
या फिर आप बेहतर है कह सकते हैं, सॉरी, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और या फिर मैंने कहा ये हो जाएगा और एफ इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई, हाँ दोनों इस्तेमाल हो जाते हैं, आइदर ए और आइदर बी। चाहिए होगा मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, और अपन ने इसे एक बार डायमेंशनली प्रूव किया था बहुत पहले इन द चैप्टर ऑफ मेजरमेंट। अपनी कॉपियाँ पलटोगे तो वहाँ मिल जाएगा, डायमेंशन मेथड से निकाला हुआ है हमने, ठीक है। अब इसमें बता दें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप बताइएगा, फॉर ए स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग। नंबर 1, फॉर ए स्टोन tied, TIED, for a stone tied with a string, STRING, डोरी, stone tied with a string, डैश मार के लिख दें टेंशन इन द स्ट्रिंग। किसी को इसका मतलब समझ में आया? अगर आप जो है डोरी में पत्थर बांधे हुआ रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? कौन है जो इस पत्थर को बाहर जाने से बचाएगा? वो होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, डोरी का तनाव या खिंचाव। डोरी खींचते रहोगे, उंगली को पता चलता है खींच रही है, और तुमने छोड़ दिया नहीं खींच रहे, खत्म। दूसरा लिख दें नंबर 2, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। मोशन ऑफ द प्लैनेट्स के लिए कहाँ से आता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स? क्योंकि सूर्य देव तो कहीं रस्सी बांध के नहीं हुआ रहे, तो फिर इनको कहाँ से मिलेगा? इनके लिए इनविजिबल रस्सी बंधी हुई है। कौन सी इनविजिबल रस्सी? ग्रेविटेशन। तो लिख दें ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला लिख दें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। नेक्स्ट आप बताएंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम में भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इनको कौन बचाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, सही नाम। क्योंकि न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अच्छा सोचो, अगर न्यूक्लियस भी नेगेटिव होता तो कितना मजा आता। आपका हर एटम इलेक्ट्रॉन गन बन गया होता। नहीं आया समझ में? खाट 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 खाट। फिर एक ही स्टेट एग्जिस्ट करती, प्लाज्मा। सही कह रहे हो। इसलिए लिख दो, क्या तुमने लिख दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा डिटेल लिख दो, इससे क्या है समझ में आते रहते हैं। अब किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। हाँ या ना बोलें। नहीं आया समझ में? आ गए, ठीक। तो फिर एक अगली बात पे चलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन घुसेगा? उन्हें केमिस्ट्री वालों को घुसने दो, और चंदा मामा बजाने काटनी अपनी अभी इच्छा नहीं हो रही। अपन साधारण बातों पे चलते हैं। साधारण मनुष्य हैं। तुम में से कोई साइकिल या स्कूटी से आया है? बढ़िया। ये बताओ, जब आए होगे तो हम बता दें कार्तिक, ये जो गोलंबर है महाराजा कॉम्प्लेक्स वाला, इसको काटा होगा। उसको काटते समय तुम पार्शियली सर्कुलर मोशन कर रहे थे। अब जब तुम सर्कुलर मोशन कर रहे थे तो ये कन्फर्म है कि तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था। एक ऐसा फोर्स चाहिए था जो तुम्हें बाहर जाने से बचाए। कहाँ से आएगा वो फोर्स? चौराहे पर रस्सी बंधी थी, चौराहे पर कोई बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखवा के हैवी चार्ज डेवलप किया था, चौराहे का ग्रेविटेशन ज़्यादा था, तो फिर तुम कैसे घूम के आ गए? तुम्हें किसने बचाया? नहीं, स्टीयरिंग नहीं बचाती। डायरेक्शन चेंज कर ली खुद। कैसे चेंज की? वही तो मेरा सवाल है। हाथ के फोर्स से हैंडल मोड़ दिया। हैंडल मोड़ने से बेटा डायरेक्शन चेंज नहीं होती।
तुम चिंता मत करो, मैं तो बता दूंगा। हाँ हाँ, स्टीयरिंग हैंडल मोड़ देने से डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ट्रकों को देखना, कई बार ट्रकों के एक्सीडेंट तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, ट्रक वाले जो है सामने से कोई आ जाए साइड नहीं देते, क्योंकि हैवीली लोडेड होते हैं, हैवी मोमेंटम और स्पीड पे होते हैं। कोई अगर आ भी जाएगा पूरी स्टीयरिंग घुमा देंगे, पहिया टेढ़ा हो जाएगा, ट्रक पहिए को तोड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है, ट्रक नहीं मुड़ता। ये तो मेरे इनर्शिया का एग्जांपल। तो मतलब स्टीयरिंग मोड़ने से मुड़ा नहीं ना, मतलब ये तुम्हें भ्रम था कि स्टीयरिंग मोड़ के हम ट्रक मोड़ रहे हैं, ये भ्रम था, ये दूर कर दिया मैंने। मेरा सवाल था इस चौराहे को काटने के लिए आपको किसने बचाया? आपको चलो नहीं बचाने वाला मिल रहा, मैं तो बताता हूँ किसने बचाया। एक काम करते हैं, इस चौराहे पे जो है थोड़ा ऑयल फैला देते हैं। अब बढ़िया स्पीड में आना, चौराहे को काटना। क्यों? कहाँ जाओगे? ध्यान दिया, टेंजेंशियली श्री राम मिष्ठान भंडार के बगल वाली नाली में, वहीं मिलोगे। हाँ, मैं टेंजेंट नापी है बिल्कुल, वही आती है एकदम दंदनाती हुई। अब स्टीयरिंग और हैंडल काम क्यों नहीं आ रहा है? तो तुम टेंजेंशियल चले जा रहे हो। फ्रिक्शन, अब आप बिल्कुल सही हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, आपके टायर्स में ग्रिप बनाई जाती हैं, और जितने भी आप देखना घिसे पहियों वाली गाड़ियाँ होंगी, वो आप देखना टर्न पे स्लिप करती हैं, या फिर उनके ड्राइवर को पता होता है मेरी गाड़ी के घिसे टायर में धीमी करनी, शराफत के मूड में आ जाऊँ, है ना, तुरंत अपना मूड चेंज करता है, स्टंट मूड टू शराफत मूड, नहीं करता। तो क्यों कर रहे हो? समझ में आ गया? फ्रिक्शन आपको बचा रहा होता है। फ्रिक्शन वो फोर्स है जब आप बाहर स्किड हो रहे होते हैं। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट रखता है, आपको स्किड नहीं होने देता, बचा ले जाता है। इसीलिए मोड़ जो है रफ रखे जाते हैं, और अगर रफ नहीं हो, एकदम बढ़िया चिकने टाइल्स लगवा के मोड़ बनवाए जाए तो बगल में एक हड्डियों का अस्पताल तो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इतना ना आजा कर फीस बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट एक जाते हैं। चले भैया, आपको समझ में आ गया तो एक सिंपल काम करें। इसमें एक दिएगा मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन अ लेवल टर्न। ये और एग्जांपल है। नहीं, नेक्स्ट हेडिंग है मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए सर्कुलर टर्न। चलो तुम्हारे लिए मैं पहले फिगर बनाऊं। मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल टर्न, लेवल मतलब फ्लैट टर्न, मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल टर्न। ध्यान से देखें इधर, मैं माने चलता हूँ कि आपका किसी जो मोड़ पे है कोई आपका व्हीकल यहाँ कहीं चल रहा है, और अगर ये व्हीकल ध्यान देखना इस मोड़ को काट रहा है, तो जो मैं अभी कह रहा था कि आपका ध्यान जा रहा है ये व्हीकल बाहर स्किड होगा, और बाहर क्यों स्किड होगा? तो नॉर्मल है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगा? टेंजेंशियल। कौन उससे बाहर जाने से बचाएगा? तो बाहर जाने से बचाने वाला भी मैं दिखा देता हूँ, वो होगा ये, और ये है, समझ में आ गया होगा इतने से बढ़िया। तो एक फिगर बनाए बगल में, इस पर ओ लिख देता हूँ, इससे मैं समझ में आता रहेगा। और एक छोटा सा काम कर देते हैं तुम्हारी सुविधा के लिए, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दिखा देता हूँ, टेंजेंशियल कितनी है, तो ये हो गई v। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा, उसको हम अगले एक चैप्टर। चल, मैं जो बात कर रहा था इतना समझ में आ जाता है। ये आपका व्हीकल जो मैंने कहा वेलोसिटी v से चल रहा है, टेंजेंशियल, ये आपकी रेडियस थी, फ्रिक्शन लग रहा है, लगेगा टुवार्ड्स द सेंटर, ये आपके काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह इस पे यहाँ पर। अब जो मैं अगली बात कर रहा था, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे व्हीकल हो चाहे कोई भी, जो आप ज़मीन पर रखते हैं, क्या आपको एक छोटी सी 9th की चीज़ याद है? ये ज़मीन को प्रेस करेगा, और प्रेस किस से करेगा? अपने वेट mg से। बदले में अर्थ भी या ग्राउंड भी इस पर एक
रिएक्शन अप्लाई करेगी और आपको मालूम है रिएक्शन और एम जी आर इज इक्वल्स टू एम जी, ये दोनों होते हैं इक्वल और अपोजिट। तो बस बगल में एक छोटा सा फिगर ये भी बना दो, फिर मैं तुम्हें कहानी लिखाते आऊँ। इतने में कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। बना दिया इतना फिगर, एक एम जी और एक आर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक सिंपल चीज पे। तो आप बताइएगा व्हीकल ऑफ मास m इज क्रॉसिंग अ सर्कुलर टर्न। लिख दें व्हीकल ऑफ मास m इज क्रॉसिंग अ सर्कुलर टर्न, लिख दूं क्या? व्हीकल ऑफ मास m इज क्रॉसिंग मास m इज क्रॉसिंग अ सर्कुलर टर्न of radius r with velocity v। कोई शंका है इसमें? ये तो मैं खुद दिख रहा होगा फिगर में, व्हीकल मास m का v वेलोसिटी से टर्न को क्रॉस कर रहा है, हाँ या ना? और देखें फिगर को घूर घूर के 2 बार, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके, दिख गया? आगे लिखते हैं देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स मत लिखा करो, अब तुम लिखा करो गुड। देन CPF इज प्रोवाइडेड बाई, और CPF इज प्रोवाइडेड बाई क्या होता है? फ्रिक्शन। लिख दो CPF इज प्रोवाइडेड बाई फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, इज प्रोवाइडेड बाई फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, हाँ या ना? ठीक, अगले स्टेप में आएगा। इसका मतलब होगा, ध्यान देखना, CPF सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा फ्रिक्शन से। कोई समस्या इसमें? क्या समस्या है, ये तो बता रहा हूँ जब से आधे घंटे से। अब जो अगली चीज बता रहा था उसको ध्यान से देख लें। जो मैंने कहा था सवाल है फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है। अभी अगले चैप्टर में कहीं एक जगह फ्रिक्शन आएगा डिटेल में, फिर भी मैं तो बताता हूँ क्योंकि आगे फिर से पढ़ाना है, मालूम रहेगा, बेहतर रहोगे। फ्रिक्शन के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे 2 बोरे रख देता हूँ, एक 25 किलो का और एक 1 क्विंटल का। 25 किलो और 100 kg, दोनों बोरों को इस फर्श पे घसीटिए। विच वन इज ईजियर एंड विच इज टफ? 25 किलो वाला इजी है और 100 किलो वाला टफ है। तो मालूम है तुम घसीट रहे हो अगेंस्ट द फ्रिक्शन। क्या तुम्हारा ध्यान गया? 100 किलोग्राम के जो आपका बोरा है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, और इसीलिए आपसे कहा जाता है फ्रिक्शन काय पे डिपेंड करता है? एक्चुअली वेट पे डिपेंड नहीं करता, सही कहा जाए तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेट तो अर्थ पे लगता है, बोरे पर रिएक्शन लगती है। इसलिए हम फिजिक्स में करेक्ट वर्ड इस्तेमाल करते हो तो समझ में आ गया होगा, मास पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं आप बताता हूँ, फ्रिक्शन ध्यान रखिएगा प्रोपोर्शनेट होता है आर, या आप कहते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू होता है म्यू आर। म्यू मैं आप बता दूंगा, म्यू कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, पहले तो एक काम करते हैं, बगल में इतना दिखा दें, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। आपको मिलेगा mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू म्यू आर, और आप बताएंगे म्यू बराबर क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये समझ में आ जाता है। बुरा एग्जाम्पल पर्याप्त है इसी को समझाने के लिए। क्या फ्रिक्शन रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा वेट या रिएक्शन होंगे उतने ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शनेट है तो कोई एक कांस्टेंट आना ही आना है। अब एक लास्ट काम, क्या फिगर में तो ऐसा दिख रहा था आर इज इक्वल्स टू एम जी होगा, इक्वल एंड अपोजिट, और इसलिए एक छोटा सा काम करो, अगली बार आप रख देंगे एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू म्यू, और साथ में आप रखेंगे एम जी। तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ही होगा, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा।
एम कैंसिल आउट होंगे। अब क्या करूँ, 2 लाइन में करूँ, चलो 2 लाइन में कर देता हूँ, यानी कि वी स्क्वायर बराबर होगा म्यू आर जी, आप कह सकते हैं वी इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, क्या है मेरी बात समझ में आती है? वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी, हाँ या ना? ये हमने इस गाड़ी वाले की स्पीड निकाल ली। आप पूछेंगे स्पीड क्यों निकाली है, तो नीचे लिख दीजिएगा इट इज द सेफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल। ये व्हीकल की कैसी स्पीड है? सेफ मैक्सिमम स्पीड, और इसीलिए आप लिखेंगे 10 वी। ठीक है, तुम चाहो तो निकल जाओ, है समझ में आ जाओ, मजे से कल आओगे तो 1-2 दिन और तुम बता दो छोटे छोटे, कोई परेशानी वाली नहीं, बस ठीक बढ़िया बढ़िया। आप पूछेंगे मैंने v लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी क्यों कहा है और यहाँ पर मैंने मैक्सिमम सेफ स्पीड क्यों कही है? इसके पीछे एक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका ध्यान जा रहा है जो आपका फ्रिक्शन है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि आपका ध्यान जाता है एम वी स्क्वायर आर बराबर एफ है। अब एफ तो फिक्स होता है, फ्रिक्शन तो कम ज़्यादा होगा नहीं। इसका मतलब ध्यान देखना, v की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आप चलेंगे। क्या आपने ध्यान दिया है जो बात कर रहा था कि जब अपन टर्न पे आते हैं अपनी स्पीड स्लो कर लेते हैं। क्यों स्लो कर लेते हैं? क्योंकि भैया फिजिक्स, मैंने क्या कहा था, डेली लाइफ का साइंस है, एक्सपीरियंस साइंस है। जो एक्सपीरियंसेस हैं बस उनकी मैथमेटिकल एनालिसिस का है। आप टर्न पर गाड़ी स्लो कर लेते हैं ताकि आप स्लिप ना हो। फिजिक्स केवल इतना बताएगी कि आप कितना स्लो करें, तो कितना स्लो करें बोले इतना, ये वो एग्जैक्ट वैल्यू बता देगी। तुम्हें इससे नीचे रहना चाहिए, इससे ज़्यादा पे तुम स्लिप हो जाओगे। और मैंने कहा एक्सपीरियंस बताओ, वैसे ही मालूम होता है लगभग इतने पे हम बचेंगे, इतने पे हम स्लिप हो जाएंगे। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द एनालिसिस ऑफ, मैंने कहा था नेचुरल साइंस है। जो भी नेचुरल फिनोमेना है उन्हीं के पीछे का फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन है। अब ये एक चीज़ क्लियर होती है, इसलिए बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को फिजिक्स लगता है क्या पढ़ रहे हैं मैंने, भैया कभी देख के पढ़ो, जागृत अवस्था में पढ़ो। चौराहा क्रॉस कर रहे हो, फिजिक्स को याद करो, अपने आप फिजिक्स समझ में भी आएगी और इंटरेस्ट भी लगेगा। और तुम ये पढ़ते रहोगे v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी, तो मैथमेटिक्स में हमें आज तक इंटरेस्ट नहीं आया। सही कह रहा हूँ ना? तुम्हें कहाँ से आएगा? इसलिए मैंने कहा यहाँ हमने क्या क्या निकाला है, ये आपको वार्न कर रहा है कि ये आपकी सेफ मैक्सिमम स्पीड है। ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिस पे आप सेफ हैं। इससे ज़्यादा जाओगे तो फ्रिक्शन कम रह जाएगा, आप बाहर भाग जाएंगे। तो इसलिए आपकी शराफत इसमें किसमें है, ज़रा देखो, कम ही रखो। और कभी तुमने ध्यान दिया, जब भी हम हाईवे पे जाते हैं, हाईवे पे आप देखना एक बोर्ड लगा होता है, स्पीड लिमिट 60 50, वो क्यों दी जाती है? समझ में आ गया? वो टर्न पे इसलिए देते हैं भैया इस टर्न को आप इस स्पीड से ज़्यादा काटने का प्रयास ना करें, नहीं तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और कईयों होते हैं, खूब देखे होंगे टर्न्स पे, बताएं कई बार देखा हो, जो खतरनाक मोड़ होते हैं उन पे आए दिन आपको ऐसी गाड़ियां मिलेंगी जो यहाँ से मुड़ रही होंगी और मुड़ते मुड़ते पुल जंप करके या वो उसकी बैरिकेड तोड़ती हुई बगल में निकल रही होंगी। क्यों जंप कर जाती हैं? क्योंकि भैया उतना टर्न कहाँ से लाओगे? इसलिए मैंने कहा क्या ये क्लियर हो जाता है, सेफ मैक्सिमम स्पीड। अब किसी को कोई डाउट कहीं से कहीं तक? ठीक है, तो ये तो अपनी कौन सी कहानी थी? ये तो थी 4 पहिए वाला अगर कोई चल रहा हो तो उसके लिए हमने लिया था लेवल रोड पे। अब चलो बेचारे साइकिल वालों की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अगला आ जाइएगा, मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट। अगला आप क्या लेंगे? मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट। ठीक, मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट में बताओ, कार वाला तो ठीक था, 4 बड़े बड़े पहिए लिए हुए, उसने अपना फ्रिक्शन बना लिया,
साइकिल वाले के बेचारे पहिए देखें जमीन पे जो टच करते हैं, पतली सी लाइन टच करते हैं, इसको तुम्हें लगता है इतना फ्रिक्शन जमीन से मिलेगा? अगर ये हैवी स्पीड में चलना चाहे, किसी या बाइक वाला है, बाइक वाला बढ़िया एक 40-50 की रफ्तार में किसी टर्न को काटना चाहे तो उसे क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। सही कह रहे हैं। जो मैं कहा था फिजिक्स है, प्रैक्टिकल पढ़िएगा। जब तक अपने जीवन में फिजिक्स नहीं दिखेगी तब तक वो समझ में कहाँ से आएगी। अब हम इसी बात पे एनालाइज करेंगे झुकता क्यों है, और स्पेशली आप रेसर्स को देखना टीवी में, वो तो ध्यान दिया होगा बिल्कुल ही झुक जाते हैं, वहाँ उनका एक्सपीरियंस काम में आता है। अपने तो डर के मारे बाइक ही छोड़ के भाग जाए, हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए झुक जाते हैं, ध्यान से देखें। चलो हम क्या करें, हम मान के चलते हैं नॉर्मल, ध्यान रखना, मान के चलो ये है रोड और ये आपका वर्टिकल, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखना, अगर कोई साइकिल, अपन मान के चलेंगे साइकिल वाला इधर बाहर आपकी तरफ आ रहा है सामने से और उधर को टर्न लेगा, उधर साइड मैंने सेंटर बना दिया है। अगर ध्यान देखना साइकिल वाला मान चलो सीधा होता, जैसा नॉर्मल अपन चलते हैं, तो इसका वेट कहाँ काम करता है? इसका वेट काम करता और इसकी रिएक्शन कहाँ जाती है? एग्जैक्टली अपोजिट। सही है। अब जो मैं कह रहा था, इसके लिए फ्रिक्शन होता है इनसफिशिएंट, इसलिए ये एक छोटा सा काम करता है। जो है छोटा सा काम करता है, वो क्या काम करेगा? ये काम करता है, देखो ध्यान से। दिख गई साइकिल? तो नहीं दिखी, बस यही दिखती है। ये बढ़िया वाला पहिया और मोटा पहिया बनाता हूँ, आजकल तो मोटे पहियों वाली साइकिल आ रही है, है कि नहीं? ये चला रहा है अपनी। अब सवाल है झुकने से क्या फायदा होगा? झुकने से बहुत सिंपल है, देखें जो फायदा हुआ मैं एक लाइन में दिखा देता हूँ और बहुत ध्यान से मुझे देखते रहना। मैंने कहा था अगर सीधे चलोगे तो रिएक्शन होगी सीधी, जब आप टर्न हो गए तो आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी? अब यही होगी ना रिएक्शन आपके ऊपर। और अगर ये रिएक्शन ऐसी हो गई, यानी मैं मान चलता हूँ आपने वर्टिकल से कितना एंगल झुक गए, आप झुक गए एंगल थीटा, तो बहुत ध्यान देखना आपके इस जो रिएक्शन है वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आप दो कंपोनेंट में इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा r cos थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। नॉर्मल में इस तरफ कोई फोर्स नहीं था, फ्रिक्शन मिलता उस बेचारे को मिल नहीं रहा था, उसने कोई बात नहीं, मैं अपने ही वजन का इस्तेमाल करूँगा, अपने ही वेट को झुका लूँगा, मेरे अपने ही रिएक्शन का एक कंपोनेंट r sin थीटा, तुम देखो सेंटर की साइड डेवलप हो जाएगा और जितना झुकोगे उतना बड़ा होता जाएगा, उतना बेहतर होता जाएगा। और ये आपको प्रोवाइड करेगा फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यही आपको बाहर गिर जाने से बचाता है। समझ में आता है? अब तुम ये फिगर नहीं बना पाओगे, तुम इसका सीधा सीधा बनाओ, जिनकी ड्राइंग अच्छी हो बाद में उसमें साइकिल सवार बनाते रहना, ठीक है ना। ये काय पे डिपेंड करेगा तुम्हारी ड्राइंग पर। मेरे हिसाब से तो आप जो फिगर बनाएंगे वो ये बनाइए, देखें एक मिनट में आप बना दें। मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट आपने बना दिया था, ठीक है। तो एक काम करें, ये आपका वेट ऑफ साइक्लिस्ट, मैं मान चलता हूँ साइक्लिस्ट आपका झुक गया है, और झुक गया है तो आपकी रिएक्शन भी झुक जाएगी। ये हो गई हमारी रिएक्शन, और ये हमने मान लिया एंगल थीटा, एक कंपोनेंट आप दिख रहेगा जो थीटा के साथ जा रहा है, वो कंपोनेंट होगा, मुझे याद है थीटा वाला कंपोनेंट होता है r cos थीटा, और जो इधर जाएगा आपका वो कौन सा होगा?
वो हो जाएगा आर साइन थीटा। तो बस इतना दिखा दें मजे से, और जिन्हें साइकिल बनाने में इंटरेस्ट हो वो घर पे बनाइएगा, वो हो जाने। और कोई शंका हो तो आप मुझे पूछ लें। कोई समस्या तो नहीं किसी को? क्या ये डायग्राम बना दिया आपने, आर साइन थीटा एम जी और आर कॉस थीटा वाला? हाँ ना बोलें। एक काम कर दीजिएगा, इसमें आप बताएंगे व्हेन अ साइक्लिस्ट क्रॉसेस अ सर्कुलर टर्न। लिख दें फुर्ती से, व्हेन अ साइक्लिस्ट क्रॉसेस अ सर्कुलर टर्न, व्हेन अ साइक्लिस्ट क्रॉसेस अ सर्कुलर टर्न then the friction remains insufficient. Cyclist crosses a circular turn, then the friction remains insufficient. So the cyclist leans, और leans माने मालूम है किसी को? leans वर्ड पिछले साल हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में पढ़ा होगा। सीढ़ियां आपकी दी जाती हैं, लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ऐसे ही आता था ना। लीन माने होता है झुका हुआ। तो लिखते हैं क्या आपने कहा था, सेंटेंस क्या था? सो द साइक्लिस्ट लीन्स फ्रॉम द वर्टिकल, सो द साइक्लिस्ट लीन्स फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से ही झुकता है। देख लो, पहले तो वर्टिकल चलता है ना सीधा, साइकिल वाला भैया वर्टिकल में ही चल रहा होता है। क्या आपने दिया, लीन्स फ्रॉम द वर्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ path, leans from vertical towards the center of path. क्या ये क्लियर हो जाता है? आगे चलिएगा। सो द कंपोनेंट आर साइन थीटा, सो द कंपोनेंट आर साइन थीटा of normal reaction of weight, component are sin theta of normal reaction of weight। r sin theta किसका कंपोनेंट है? r का। और r क्या है? r है रिएक्शन ऑफ वेट, तो वही मैं लिख रहा हूँ r sin theta component r sin theta of normal reaction of weight develops towards the center, develops towards the center, which provides required CPF, which provides required CPF। कोई समस्या है ना? ठीक है, अब नीचे बढ़ जाए। फ्रॉम दी फिगर, फिगर तो बना लिया है ना, फ्रॉम द फिगर लिखने के बाद तो यही ढूंढो कौन सा फिगर लिखते हैं। फ्रॉम दी फिगर आ जाओ। इस फिगर में दो बातें लिखाता हूँ, तो दोनों बातें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज, फिगर आपका वगैरह बना ही हुआ है, क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि जो आपका सेंटीपिटल फोर्स है वो आपको कहाँ से मिल रहा है? सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, ये आपको मिल रहा है आर साइन थीटा से। हाँ या ना बताएं? लिख दें CPF mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, अब इस फिगर को और ध्यान से देखें। क्या आपको मालूम है एक्शन और रिएक्शन इक्वल अपोजिट होते हैं? अगर हाँ तो अगले स्टेप में आ जाए। एंड mg इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई समस्या किसी को? तो एक छोटी सी बात और कर देते हैं, उसमें कहाँ आएगी। अब आप करेंगे ऑन डिवाइडिंग। चलो मजे से डिवाइड करते हैं, मैं लिख के ही कर देता हूँ।
डिवाइड करोगे तो क्या हम लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आप लेंगे mv² अपॉन mg, दिख रहा है लेफ्ट ओवर लेफ्ट और राइट अपॉन राइट इज इक्वल्स टू आपका होगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। बढ़िया, तो क्या क्या कैंसिल कर दूं, m से m, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा v² अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू, बढ़िया, तो ध्यान देखो अपन ने तो साइकिल वाले की स्पीड निकाल ली, एक स्टेप और चलना है, अपने को पता चल गया साइकिल वाले की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो बस सीधा कर लेते हैं, v² बराबर हो जाएगा आर जी टेन थीटा, या आप कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब कोई शंका नहीं, नीचे एक लाइन बता देंगे, विच इज द सेफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, ये तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा, यही निकाल रहे हैं, विच इज द सेफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, और लास्ट क्या बताओगे, हेंस भी आपका कैसा होना चाहिए, मेरा तो कहना है कि लेस देन ही होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल क्रिटिकल स्टेट में क्यों आ रहे हो, एकदम बराबर पे ही चल रहे हैं, बिल्कुल जरा सा ज़्यादा हुई सोई बाहर है, ऐसा रिस्क ले कम पे चल लो, लेस देन ठीक है, क्या है मिल जाता है, हाँ ना, बढ़िया। साइकिल वाले की कहानी समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें, फिजिक्स है, समस्याओं का अंत नहीं है, जीवन है ना, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ डेली लाइफ, और लाइफ तो समस्याओं का घर ही है। इतने में किसी को कोई तकलीफ तो मुझे बताओ, पहला व्हीकल अपन ने कौन सा लिया था, कार, हल्का फुल्का वाहन, किसी भी टर्न को क्रॉस कर जाएगा फ्रिक्शन ऑफ टायर्स की वजह से। फिर अपन गए साइकिल पे, साइकिल वाले को फ्रिक्शन नहीं मिल रहा तो झुक जाएगा, बढ़िया, ये भी क्रॉस कर जाएगा। अब अपन चलते हैं बढ़िया एक्सप्रेस वे पर, जहाँ स्पीड होती है मोर देन 100, सही है, और उस पर अपन लेके चलते हैं एक हैवी ट्रक, लंबा कंटेनर वाले ट्रक देखें, टन्स ऑफ लोड, बहुत सारे टर्न आते हैं, क्या ख्याल है ये ट्रक इन टर्न्स को क्रॉस कर पाएगा या नहीं, करता ही है, नहीं कर पाता तो ट्रक चलना बंद नहीं हो जाती ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियस है फ्रिक्शन से मिलेगा, टायर से, बढ़िया, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लेकिन तो एक चीज मालूम है, फ्रिक्शन के साथ एक दिक्कत भी है, फ्रिक्शन कॉजेज द वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मतलब वियर एंड टियर मतलब पैनो फाड़ो नहीं होता, वियर एंड टियर को हिंदी में कहते हैं टूट फूट, हिंदी में उसका मीनिंग टूट फूट निकलता है। वियर एंड टियर भैया आपने ध्यान नहीं दिया, आपके जूते घिस जाते हैं, आपकी साइकिल के टायर घिस जाते हैं, ऐसी तमाम सारी चीज़ें जहाँ जहाँ फ्रिक्शन होगा वो चीज़ें घिस जाती हैं, मैं सही कह रहा हूँ क्या, टूट फूट होती है। तुमने ध्यान नहीं दिया, इतना हैवी ट्रक जिसमें टनों माल लदा है, और ये 200-400 किलोमीटर नहीं आता, या एक शहर से, मैंने कहा यहाँ से चेन्नई जाते हैं हज़ारों किलोमीटर, तो मेरे हिसाब से तो अगर एक बार गया और अच्छी स्पीड में गया तो रास्ते में 4 बार तो टायर बदलवाएगा, बोले क्यों, बोले पिछले वाले घिस गए, तो फिर क्या करें। तो ट्रक वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ट्रक वालों ने साइकिल वालों को देखा होता है, उन्हें मालूम है अगर अपन इस ट्रक को हल्का सा झुका लें तो समझ में आ रहा है क्या होता है, हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तुमने ध्यान दिया होगा हर ट्रक में, तुमने कभी ध्यान दिया ड्राइवर के साथ एक क्लीनर होता है, उस क्लीनर का काम ही ये होता है, जैसे ही अपन ट्रक चल रहे हैं और जैसे ही मोड़ पे आया तो क्लीनर क्या काम करता है, उस ट्रक को हल्का सा एक तरफ से उठा देता है, उठेगा, समझ में आ रहा होगा, साइकिल वाला फिनोमेना लग जाएगा, कंपोनेंट मिलेगा, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सही कह रहा हूँ, कुछ गलत कह रहा हूँ,
ऐसा देखा है टीवी पर पत्थर उठाते हुए, हाँ, घोड़ा चलते हुए देखा होगा। बिल्कुल मुरैना हाईवे पे देखेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये काम क्लीनर नहीं करता, ये क्लीनर होते हैं, हनुमान जी नहीं होते कि उठा के। ये काम भैया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर करते हैं, जो कर्व डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अब जब भी कभी आप जाएं, और ज़्यादा दूर मत जाना, मैं तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। महाराजपुरा के सेकंड गेट से थोड़ा आगे जाना, हवाई अड्डा है, वहाँ खड़े होके बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आएगा सड़क सीधी नहीं है, सड़क जो है वो ऐसी है, एक साइड से उठी है और एक साइड से झुकी है। चेक कर लेना जाके। अब भी नहीं समझ में आया ऐसा क्यों क्यों करते हैं। अब इस पे जो ट्रक जाएगा, हैवी व्हीकल जाएगा, वो सीधा चल ही नहीं सकता, जमीन ही टेढ़ी कर दी है तुमने, तो अब वो अपने आप एक साइड को झुक जाएगा। क्या ये फिनोमेना समझ में आ जाता है? हाँ है ना। इसलिए ये फिनोमेना कहलाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो एक सिंबल का काम करें, हेडिंग डालें बैंकिंग ऑफ रोड्स, हेडिंग आप डाल देंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। बोलो आस्था, कोई क्वेश्चन? क्या आप डाल देंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक, जब बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करते हैं तो इसमें आप लिख दीजिएगा, इसमें आप लिख दीजिएगा फॉर ए हैवी व्हीकल, बैंकिंग ऑफ रोड में लिख देना फॉर अ हैवी व्हीकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर टर्न, फॉर ए हैवी व्हीकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर टर्न, CPF is obtained by moving on a circular turn. CPF is obtained by the friction between CPF is obtained by the friction between road and tires is obtained by, या from कर दो भाई, अच्छा नहीं लग रहा, obtained from the friction between road and tires। क्लियर है? फुल स्टॉप मारिएगा। बट द फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स, बट फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ टायर्स। डज to reduce friction, the exterior edge of road reduce friction the exterior edge EDGE किनारा, exterior edge of road or external rail of railway track और एक्सटर्नल रेल ऑफ रेलवे ट्रैक। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जो अपन बताते हैं रेल पटरियों पर आ रही है, तो रेल पटरियों पर नहीं आती, जो पटरियाँ होती हैं उन्हीं को अंग्रेजी में रेल कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही ना? अपन कहते हैं ना रेल आ रही है, रेल नहीं आती, रेल तो डली होती है, वो गाड़ी आ रही होती है। और जिन्हें भ्रम हो, रेल माने क्या होता है, रेल माने लंबी रॉड होती है। और जिन्हें शक हो जाए वो अपने घर की छत पे चले जाना, उनके यहाँ नहीं तो पड़ोसियों के यहाँ रेलिंग जरूर लगी होंगी। सही कहा ना मैंने? तो रेलिंग्स इसीलिए कहलाती हैं बिकॉज दीज आर रेल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? इसने कहा था जो एक्सटर्नल रेल है। अब कभी तुम्हें ट्रेन में यात्रा करने का सौभाग्य मिले तो देखना ध्यान से, जब भी ट्रेन किसी टर्न को क्रॉस करेगी तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, पूरा का पूरा डिब्बा एक साइड को झुक जाता है। और झुक कैसे जाता है? अब यहाँ कौन झुकाएगा? तो ध्यान देखना, सारी जगह पटरियाँ तुम्हें लेवल्ड मिलेंगी, सारी जगह आप पटरियाँ कैसी मिलेंगी? बिल्कुल बैलेंस। केवल टर्न्स पे आप देखना एक पटरी नीचे होगी, इससे क्या होगा, पूरा का पूरा कोच जो है आपका वो सेंटर साइड झुक जाएगा। तो आपको फ्रिक्शन का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। 50% हिस्सा आपको उस कंपोनेंट से मिल जाएगा। कौन से कंपोनेंट से? जो साइकिल वाला इस्तेमाल कर रहा था। समझ में बात आती है?
लिख दें, आपका सेंटेंस बताएं, मैं आगे बता देता हूँ। रेज्ड अ लिटिल इन कंपैरिजन टू, रेज्ड के आगे लिख देना रेज्ड अ लिटिल। हाँ लिटिल ही करना है, ऐसा मत कर देना, नहीं तो पता नहीं ऐसा कर दिया ट्रेन में से। बोले ये क्या किया, बोले मैंने सोचा पूरे ही फ्रिक्शन खत्म कर दी, तो फिर ग्रेविटी अपना काम कर देगी। इसलिए मना कर दिया। क्या लिख दिया, रेज्ड अ लिटिल इन कंपैरिजन टू द इनर एज, इन कंपैरिजन टू द इनर एज। समझ आ गया, भीतरी सिरे की तुलना में बाहर उठा देते हैं। इट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, इट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड और रेलवे ट्रैक। ये चीज क्या कहलाती है, बैंकिंग ऑफ रोड कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है, रेलवे ट्रैक। क्या ये समझ में आता है, हाँ या ना? बता दे मुझे, समझ में आ जाता है? और आगे बताइएगा, बाई डूइंग, पैराग्राफ चेंज कर लो, बाई डूइंग सो द कंपोनेंट आर साइन थीटा। ये वही पैराग्राफ है जो आप उसमें लिख रहे थे साइकिल वाले में। बाई डूइंग सो द कंपोनेंट आर साइन थीटा ऑफ, कंपोनेंट आर साइन थीटा ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वेट, component are sin theta of normal reaction of weight develops towards the center, component are sin theta of normal reaction of weight develops towards the center। समझ आ गया, वही लिखा है। which provides partial CPF, which provides partial CPF, बाई पार्ट आपको प्रोवाइड कर देता है। अब दो मिनट बस बोर्ड पे निगाह रखिएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन हम अगले टर्न में करेंगे, पर तब तक आपको एक चीज़ दिखा दूँ कैसे होता है। मान के चलता हूँ ये आपके पास रोड है, और इस रोड को मैंने क्या किया, इस रोड को मैंने तिरछा किया है। ध्यान रखना, रोड सामने से आ रही है, ठीक है, ऐसे नहीं चढ़ना। रोड मैंने कहा सामने से आ रही है, नॉर्मल रोड ऐसी होती है, मोड़ की रोड ये हो गई है। अब इस मोड़ की रोड को अगर हम ऐसा करेंगे, मान चले इस पे कोई वाहन आ रहा है, तो वाहन हम कैसे लाएं, वाहन ऐसे ले आएंगे ना, अभी लाते हैं, लाओ। अब तो देख रही है व्हीकल के, अभी नहीं देख रहा, अब मत कहना हमें आता हुआ नहीं देख रहा, नहीं तो खोपड़ी पे चढ़वा दूंगा एक आदमी। हाँ आप देखें ध्यान से, व्हीकल क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। अब आप पूछें टेढ़ा होने से क्या होगा। अब हम बात करते हैं बहुत सिंपल सी, देखो ध्यान से, आप बहुत इजीली इधर देखिएगा, और मैं सुविधा के लिए कलर लेता हूँ मज़ेदार सा, कुछ अलग हट के दिख जाए आपको, है ना। अगर नॉर्मल रोड होती, ये वाली रोड होती, तो क्या होता, वेट काम करता नीचे, तो खैर वेट तो अभी नीचे काम करेगा, धरती तो नीचे ही होती ना, वेट थोड़ा ना बदल जाएगा। तो वेट मैंने कहा अभी कहाँ काम करेगा, और इसलिए बड़ा फिगर बना रहा हूँ कि हर आदमी को हर स्थिति में समझ में आ जाए। क्या ये क्लियर हो जाता है, हाँ ना? देखें, बिल्कुल बीच में ले लेता हूँ, साफ समझ में आता रहे। वेट अब भी नीचे काम कर रहा है, इस सड़क पे होते तो रिएक्शन, पर अभी तुम क्या कर गए, झुक गए हो, झुक गए हो तो समझ में आ रहा है जितना इधर झुकोगे तुम्हारी रिएक्शन भी उतना ही वर्टिकल से झुक जाएगी। तो मान चलता हूँ रिएक्शन होनी यहाँ चाहिए थी, यही होती ना, अभी रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
अब मुझे बताएं, जब ये गाड़ी इस टर्न को काटेगी तो किधर स्लिप होगी? बाहर की साइड। इसका मतलब जो आपका फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? क्योंकि टायर में फ्रिक्शन भी तो रहेगा भैया। टायर अंदर की तरफ लग के उसको बाहर जाने से बचाएगा। तो पहले 3 फोर्स देख लें, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ, देखें ध्यान से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान देखिएगा। व्हीकल इज मूविंग ऑन ए बैंक्ड पाथ। ये पाथ आपने बैंक का रखा है थीटा एंगल से। नॉर्मल में मैंने कहा इसका वेट कहाँ जाएगा? नीचे। और अगर अपन ठीक ठीक चल रहे होते तो इस वेट के अगेंस्ट रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए थी? वेट के अगेंस्ट रिएक्शन जानी चाहिए थी यहाँ। बट आपने क्या किया? आप थीटा एंगल से घूम गए, तो आपकी जो रिएक्शन है वो भी आपकी थीटा एंगल से साइकिल वाले की तरह झुक जाएगी। और कितने एंगल पे झुक जाएगी? वो एंगल भी दिख रहा है, वो एंगल होगा। अब सवाल है, ये व्हीकल बाहर की तरफ फिसलेगा तो उसे रोकने के लिए बाई पार्ट फ्रिक्शन भी इस्तेमाल करेंगे। तो आपका फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा होगा? फ्रिक्शन मैंने ले लिया यहाँ पर। क्या इतनी कहानी समझ में आती है हर आदमी को? हाँ ना बताएं। ठीक है, अगर इतनी कहानी समझ में आती है तो फिर एक लास्ट काम देखें। जब अपन इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि इसमें से ज्यादातर फोर्स एक्स और वाई एक्सिस पे है ही नहीं। देख लो, ये अकेला वाई एक्सिस पे है, और जबकि अपने पास एक एक्स एक्सिस भी होगी, और वो कहाँ होगी? तो फिर क्या करें? आड़े टेढ़े फोर्सेस का क्या किया जाए? तो हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, अगर कोई वेक्टर आड़ा तिरछा भाग रहा होगा तो हम उसके 2 टुकड़े कर देंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस। इसीलिए अब इस फिगर को मैं और आगे बनाता हूँ। सबसे पहले देखें इस आर के 2 कंपोनेंट। क्या आपको ऐसा नजर आता है? इस रिएक्शन का एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा जो आर कॉस थीटा होगा, क्योंकि अलोंग द थीटा है। अब समझ में आ रहा होगा वेक्टर पढ़ना क्यों जरूरी थे, है ना? और एक कंपोनेंट जाएगा आपका जो होगा आर साइन थीटा। इतने तक मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा ट्रबल है, नहीं? हाँ ना बताएं। अब ऐसे याद देखना, फ्रिक्शन भी अलग भाग रहा है, इस फ्रिक्शन का भी इलाज करेंगे। इस फ्रिक्शन के भी 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट क्या तो ध्यान जा रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट जो थीटा के साथ जा रहा है वो होगा, फ्रिक्शन एफ से लिखते हैं, ठीक है ना? वो तो पहले ही लिख चुके हो। और एक कंपोनेंट जो इधर जा रहा है, इधर बना दूं बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं? तो कहीं बना दो, आगे पीछे से कुछ नहीं करना। ये होगा आपका एफ। बस इनकी जोड़ना घटाना कर लेंगे। पहले देखो फिगर समझ में आ रहा है कि नहीं? फिगर समझ में आ गया तो बाकी सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे, ठीक है? अब फुर्ती से अपने को अगले 2 मिनट में फिगर बनाना है और आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं इस फिगर को रीड्रॉ करता हूँ। ये फिगर समझ में आ गया था हर आदमी को? अब मेरे साथ साथ फिगर बनाते हैं। ठीक है, अब तुम बस चढ़ाने की कोशिश मत करना, यही हो गई बस। ठीक है, यही है तुम्हारे लिए बस, तुम इसी लायक हो। सबसे पहला फोर्स फिर दिखा देता हूँ कौन सा लगेगा। ये लगेगा mg, और कहाँ लगेगा तो लाइन भी बना देते हैं। ये लगेगा वाई एक्सिस, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल। ये एंगल मैं छोटा सा दिखा देता हूँ, थीटा मेरे साथ साथ बनाइएगा, देखें ध्यान से। सबसे पहले आपका थीटा एंगल पे एक बनाएंगे आप, इंक्लाइंड प्लेन, उस पर रखिएगा बॉक्स, उसका वेट दिखाइएगा mg, और आप उसका एंगल दिखाएंगे थीटा। क्या आपने इतना दिखा दिया? फिर हाँ ना मुझे बताइएगा। बन गया सभी का इतना?
बढ़िया। अब सबसे पहले मैं रिएक्शन लगाता हूँ, ठीक है ना, एक एक स्टेप में चलेंगे। रिएक्शन क्या होगी आप देखना, रिएक्शन आपकी थोड़ी सी इधर को झुक जाएगी, और कितनी झुक जाएगी 90 डिग्री पे देख लेना थोड़ा सा मिला के। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। इसके देखो ध्यान से, एक सेकंड देख लो, इस रिएक्शन का आपको नजर आ रहा है ये एंगल कितना होगा, थीटा, और इसलिए इसके दो कंपोनेंट यहीं कहीं बना दो। ये कंपोनेंट होगा आपका थीटा के साथ वाला आर कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एक्स और वाई तो साफ दिख रहे हैं, टेढ़े टेढ़े ताड़े में बना देना। ये आपका क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो मजे से फिगर बनाए, पहले हमने आर समझ लिया, आर झुक गया है, दो कंपोनेंट हो गए। अब हम लेंगे फ्रिक्शन। बन गया। अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, व्हीकल बाहर खिसकेगा तो फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ इसलिए दिखा दिया, तो लगता तो यार पर इतनी दूर इसलिए दिखा दिया कि साफ दिखे। ये हो गया एफ। अब जो कह रहा था ऑल्टरनेट एंगल दिखते हैं कि लिखूं, वैसे दिख जाते हैं यार, उसे क्या सोचना। तो जो कंपोनेंट थीटा की साइड जाएगा उसको आप दिखा दीजिएगा, थीटा वाला तुमको क्या दिखाओगे, कॉस के साइन, कॉस। ये हो गया एफ कॉस थीटा। और जो मैंने कहा इधर जाएगा उसको यहीं कहीं दिखा लेते हैं, छोड़ो। ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। बस इतना बहुत है। इस फिगर को आप अगले टर्न पे लेके आइएगा, मैं 5 मिनट में आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट कर दूंगा। सर्कुलर मोशन का टॉपिक आपका जो है लगभग कहा जाए 80% से ऊपर हो जाएगा थ्योरी के बेसिस पे, और इसलिए अगले टर्न में मैं बताता हूँ। कल आपको एक मैं शीट जो है व्हाट्सएप कर दूंगा, उसके मजे से शुरुआत के सवाल कीजिएगा, और अगले टर्न पे इतना हिस्सा पढ़ के और कम से कम 2-4 मिनट लगा के आइएगा, ठीक है ना, ताकि हम लोग आगे तेजी से बढ़ सकें। आप किसी को कोई आपत्ति कहीं से कहीं तक नहीं, बस इसको अपन बंद कर लें और एक और 2 अटेंडेंस लगा दें। चलो बताओ जरा कौन कौन प्रेजेंट है। है ये कौन सी क्लास हो जा रही है, 11 CSC। इसमें जाओ अटेंडेंस, और ये क्या है, नो अटेंडेंस। ये कौन सा बैच है भाई, इसमें बेसमेंट आप आ गए सारे। CSC बिल्कुल सही है। अटेंडेंस मैंने दिया, सारे स्टूडेंट बाकी पढ़ा किसको रहा। चलिए मुझे बताएं। अव्यक्त, आदित्य शर्मा, आकांक्षा, ठीक है। अंश कुमार नहीं आज है, और कौन बचा, अंशिका मिश्रा, अनुपम त्रिपाठी, आर्यन, गौतम, आस्था, अविरल, भविष तिवारी, हर्षवर्धन सिंह भदौरिया, हर्षवर्धन सिंह भदौरिया है बस, और कार्तिक गुप्ता है, खुशी शर्मा है नहीं है, और कौन है, मोहित शायद ले रहा था बस, प्रथम दुबे नहीं है, ऋषभ और रुचि नहीं है, और शिवा बादल और शिवम सिंह है भाई, शिवम सिंह नहीं है। अब ऑप्शन लगा देते हैं किस किस की, एक शिवम सिंह नहीं था, एक रुचि नहीं थी, एक कौन बेचारा गया हुआ, प्रथम दुबे, और एक किसका था, कहाँ गया है, कहाँ गया कहाँ, अंश कुमार। ओके ठीक, जेल है, ये हो गई अटेंडेंस। अब आप घर भाग जाएं, बेहतर हुआ।